Hello students, we are going to start lesson budget for 12th class economics. हम 12वीं क्लास में अर्थशास्त्र के अंदर बजट करेंगे। बजट आपका सीबीएसई सिलेबस में 6 मार्क्स में है। 6 मार्क्स में आपके या तो 4+1+1 क्वेश्चन बनता है या 3+3। तो मेरा नाम है आनंद वाजपेयी और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर बजट। सबसे पहले बजट का अर्थ, बजट क्या है? देखिए, एक व्यक्ति बजट बनाता है कि इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे खर्च होंगे। एक सरकार बजट बनाती है कि यहां से आएगा, यहां खर्च होगा। तो एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय क्या है? फाइनेंशियल ईयर। जैसे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय, अनुमानित व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। अब बजट के घटक यानी पार्ट, बजट के 2 पार्ट होते हैं। एक है बजटीय प्राप्तियां, एक है बजटीय व्यय। समझ लीजिए, जैसे सरकार जब बजट पेश करती है, अब बजट पेश करती है तो इसमें समझ लो 2 पेज हैं। एक पेज में लिखा जाएगा प्राप्तियां यानी आय, कहां से आ रही है, टोटल आय बजट में। एक व्यय, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का जो बजट होता है 50 से 55,000 करोड़ का, 50 से 60-55 हजार करोड़, इतना ज्यादा। मैं भारत सरकार की नहीं कह रहा, दिल्ली सरकार की कह रहा हूं। तो इतना बजट आता कहां से? पैसे आते कहां से सरकार के पास? तो यहां आएगा। ये पैसा जाता कहां, खर्च कहां होता है? ये आएगा। तो 2 घटक है, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय। आप सभी जानना चाहेंगे तो इतना पैसा आता कहां से? तो प्राप्तियों को हमने बांटा 2 कैटेगरी में। एक है राजस्व प्राप्तियां, एक है पूंजीगत प्राप्तियां। इसी तरह से व्यय भी 2 प्रकार का है, एक राजस्व व्यय, एक है पूंजीगत व्यय। देख, प्राप्तियां भी 2 हैं, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, और व्यय भी 2 है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। अब सवाल है, राजस्व प्राप्तियां क्या है? सरकार को पैसा आ रहा है लेकिन देना ना पड़े, लौटाना ना पड़े, चुकाना ना पड़े, वो है राजस्व प्राप्तियां। यानी इनसे सरकार की देनदारियां उत्पन्न नहीं होती हैं, और इनसे देनदारियां उत्पन्न होती हैं। तो राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की देनदारी उत्पन्न नहीं होती हैं, यानी देना नहीं पड़ता सरकार को। अब ऐसे कौन से देना नहीं पड़ता? सबको पता है, टैक्स है। क्या है? तो इसके अंदर जो है कर प्राप्तियां, दूसरे गैर कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां जिनसे सरकार को देना नहीं पड़ता। अब देना नहीं पड़ता तो 2 होंगी, एक कर प्राप्तियां, टैक्स, कर माने टैक्स से मिलने वाली, एक बिना टैक्स से मिलने वाली। अब टैक्स से मिलने वाली कैसे? देखिए, टैक्स में सारे कर आ जाएंगे, आय कर, इनकम टैक्स, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क आदि। सीमा शुल्क माने टोल टैक्स, जो एक्साइज ड्यूटी से बोलते हैं। अब सोचो, क्या कर तो समझ में आ गया, इसके वजह सरकार को देना नहीं पड़ता। अब देना कैसे नहीं पड़ता कहोगे? तो पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, हॉस्पिटल सब सरकार दे रही है, मैं तो उसको भी दे रही है, टैक्स नहीं पे कर रहा। मान लो एक व्यक्ति 20,000 रुपए लेके जाता है, सरकार को टैक्स देता है,
सरकार ये तो चाहिए कम से कम मिठाई का डब्बा ही दे दे, खुश होकर के चल बेटा 20,000 रुपए दिए, एक मिठाई का डब्बा ले जा। भाई स्लिप पकड़ा दी, क्या जाओ घर पे आके चैन से सो जाओ, आप क्या इनकम टैक्स रेट नहीं पड़ेगी, यही तो होता है। मान लो अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का टैक्स भरा, किसी ने 2 करोड़ का टैक्स भरा, बस सरकार स्लिप दे देगी, तो इसके अंदर देना नहीं पड़ता। जितने भी टैक्स है इनके अंदर सरकार को देना नहीं पड़ता है। फिर गैर कर कौन सी टैक्स नहीं है फिर भी सरकार को नहीं देना, जैसे दंड व जुर्माने। मान लो कोई अपनी सैलरी लेकर आ रहा था, अचानक क्या रेड लाइट जंप कर दी, उसका 1000 रुपए का चालान कट गया, वैसे एक पर्ची थमा दी, ले भाई जा, तो टैक्स नहीं है लेकिन दंड व जुर्माने। जमानत मिलती है कोर्ट में, जज साहब ने कहा भाई ऐसा 10,000 का बॉन्ड भरना है जमानत के लिए, 20,000 का भरना है, 2 लाख का बॉन्ड भरना है, क्रिमिनल नहीं गया, जज साहब कम कर लो, वो सीधे क्या करे, पेपर पे साइन करा, 10,000 रुपए कोर्ट में जमा कर दिए, तो दंड व जुर्माने। लाइसेंस फीस, ये लाइसेंस फीस का, वो लाइसेंस फीस तो एक ही बार लगती है ड्राइविंग लाइसेंस में और 15 साल तक चलता है। भैया लाइसेंस फीस वो तो है, साथ में लिफ्ट को चलाने का लाइसेंस भी है, कंपनी को चलाने का लाइसेंस भी है, जो होटल्स वगैरह होते हैं एफएसएसए लाइसेंस होते हैं, हर तरह का लाइसेंस फीस। फिर आता है यहाँ पे दान व उपहार, दान व उपहार, WHO से हमें गिफ्ट आते हैं, यूएनओ से आते हैं, अदर एजेंसियों से आते हैं। तो अब राजस्व प्राप्ति है, वे प्राप्ति जिसे सरकार को देना नहीं पड़ता है, सरकार की देनदारी उत्पन्न नहीं होगी, ना ही सरकारों को भुगतान करना पड़ता है। जैसे बड़ा कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। अब पूंजी प्राप्ति है जिनसे सरकार को देना पड़ता है, जैसे सरकार ने लिया लोन लिया, ऋण, सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, चुकाना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। अब सरकारी कंपनियों के शेयर, सरकारी जो कंपनियां हैं उनके अंश, शेयर लिख लो, ये अंश तो नाम कंफ्यूजन है, शेयरों से प्राप्त आए। भाई सरकारी कंपनियों ने, सरकार की खुद ही कंपनी शेयर्स निकाले हैं और मैंने खरीदे हैं, मैंने सरकार को दिया था शेयर्स के बदले, अब मुझे लौटाऊंगा तो क्या करूंगा, पैसे भी दूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे वापस, सरकार को देना पड़ेगा। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं। राजस्व प्राप्ति वे प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की देनदारी उत्पन्न नहीं होती है, और पूंजी प्राप्तियां क्या है जिनसे सरकार की देनदारी उत्पन्न होती है। अब इसके बदले सरकार को किसी प्रकार भुगतान नहीं करना पड़ता है, या किसी न किसी प्रकार भुगतान करना पड़ता है। लोन लिया ब्याज देंगे, शेयर लिया लाभांश देंगे, डिविडेंड देंगे। अब ये नियमित प्राप्ति है, नियमित माने हर साल लगभग उतनी होनी है, ये अनियमित है, किसी साल ज्यादा लोन, किसी साल कम लोन। या गया बाकी एग्जांपल, अगर एग्जाम में आता है कि 2 राजस्व प्राप्ति उदाहरण दो, तो कर प्राप्ति जैसे आयकर, संपत्ति कर और गैर कर। अक्सर एग्जाम में 1 मार्क्स में आया है कि गैर कर राजस्व प्राप्ति उदाहरण दो, कर नहीं है, गैर कर राजस्व प्राप्ति होगी, तो क्या दोगे, दंड जुर्माने लाइसेंस फीस और पूंजी प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे बजटीय व्यय, खर्च। सरकार खर्च क्या करती है इतना सारा पैसा? भाई सरकार खर्च करती है, जैसे आर्मी पे खर्च कर रही है, पुलिस पे खर्च कर रही है, वृद्धावस्था पेंशन होगी, छात्रवृत्ति जो स्कूल में पैसे मिलते हैं छात्रवृत्ति, इसके अलावा अपने प्रशासन पे, प्रशासन माने अपना जो स्टाफ रखा हुआ है, ये जो खर्च है। राजस्व एक ऐसा व्यय है जिससे सरकार की संपत्ति नहीं बनती है, सरकारी भौतिक संपत्ति नहीं बनेगी, भौतिक माने दिखने वाली। जितना आर्मी पर खर्च होता है, या मान लो दिल्ली पुलिस में इतना खर्च होता है, इतना 10 हॉस्पिटल बन जाए बड़े 200 बेड वाले, तो कोई संपत्ति बनती है, दिया खत्म। तो राजस्व प्राप्ति क्या है, वे प्राप्ति है जिनसे सरकार के लिए किसी भौतिक संपत्ति निर्माण, फिजिकल एसेट्स नहीं बनते हैं, आर्मी पे, पुलिस पे, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रशासन। और पूंजी में क्या है, जिससे सरकार की देनदारियां बनती हैं और जिससे सरकार का के लिए संपत्ति निर्माण होता है, जैसे सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, स्कूल का निर्माण, इनसे। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं। राजस्व वह है जिससे सरकार के लिए भौतिक संपत्ति निर्माण नहीं होता है, और पूंजी वह है जिससे सरकार के लिए भौतिक संपत्ति निर्माण होता है। राजस्व नियमित वह है, नियमित माने रेगुलर, उतना देना ही देना है। जैसे मान लो इस साल
दिल्ली पुलिस को 1,000 करोड़ दिए तो अगले साल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और ये अनियमित है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा होता है। राजस्व में से सरकार की देनदारियों में वृद्धि नहीं होती, ना ही देनदारियों में कमी आती है। इनसे सरकार की देनदारियों संपत्ति में कोई कमी नहीं आती, ना ही परिवर्तन होता है। इनसे सरकार की संपत्तियों में परिवर्तन होता है, देनदारियों में भी कमी आती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कर। कर को कहते हैं टैक्स। कर क्या है भाई? कर एक अनिवार्य भुगतान है, अनिवार्य भुगतान है जिसे एक व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा, फर्म माने कंपनी द्वारा सरकार को आवश्यक रूप से दिया जाता है, दिया जाता है। और ये लोग सरकार से इसके बदले, इसके बदले किसी प्रत्यक्ष सेवा प्राप्ति आशा नहीं रखते, आशा नहीं रखते हैं। तो कर, टैक्स क्या है? कर अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब जरूरी है, एक अनिवार्य भुगतान करना है जिसे एक व्यक्ति देता है, एक परिवार देता है, एक कंपनी देती है, सरकार को आवश्यक रूप से दिया जाता है। आवश्यक रूप से क्यों दिया जाता है? अब कहो जी मैं तो टैक्स नहीं देता जी, बिल्कुल भी, है ना। अब मान लो आपने टॉफी भी खरीदी 1 रुपए की, उसमें भी लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आपने पेन खरीदा, मैंने मार्कर खरीदा, मार्कर में भी क्या 18% जीएसटी है, तो क्या है? देना ही देना है। मान लो मैं दुकान पे गया, मैंने भैया मैगी दे दे 12 रुपए वाली, मैंने 12 रुपए था, मैं प्राइस छपा था, मैंने भैया ये टैक्स हटा, मैं सरकार को नहीं जानता, सरकार मेरे को नहीं जानती, है ना, आप टैक्स हटाओ। तो क्या दे देगा टैक्स हटा करके? नहीं देगा, देना ही पड़ेगा। इवन बिजली का बिल भी आता है, उसमें भी टैक्स जमा है, टैक्स शामिल है। तो कर अनिवार्य है, देना ही देना है। सरकार को एक व्यक्ति देता है, परिवार देता है, फर्म देती है, और ये लोग सरकार से इसके बदले किसी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बोला मैंने, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष सेवा प्राप्ति आशा रखती है। मान लो मैं टैक्स दे रहा हूं, मुझे पता है डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कोई मिलता जी, पार्क है, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है, ये तो वो भी दे रहा है, भिखारी को भी मिलनी है ना, जो दे रहा है उसे मिलनी है, नहीं दे रहा उसे भी। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट नहीं मिलना मेरे को सीधा। अब करों की विशेषताएं, करों की विशेषताएं, करों की विशेषताएं क्या है? अनिवार्य भुगतान, अनिवार्य भुगतान। कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसे एक व्यक्ति देता है, परिवार देता है, फर्म सरकार को आवश्यक रूप से दिया जाता है। कोई व्यक्ति कर देने से मना नहीं कर सकता। फिर सरकार की आय का, सरकारी राजस्व का, राजस्व मीन्स आय, सरकारी राजस्व का मुख्य स्रोत। तीसरा, आय की असमानता, सरकार आय की असमानता में कमी में सहायक। कर अनिवार्य भुगतान है जिसे एक व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा सरकार को आवश्यक रूप से दिया ही जाता है। और कर सरकार की इनकम का मुख्य स्रोत है। सरकार की इनकम का बड़ा हिस्सा, लगभग 60-70% टैक्स से ही आता है। कर देश में आय के समानता को कम करने में सहायक है। भाई लेती सरकार तो सबसे टैक्स है, लेकिन किसी से ज्यादा लेती है, अमीर से ज्यादा लेती है, गरीब से कम, तो उनके बीच में जो असमानता चल रही है उसे कम करने में सहायक है। तो कर देश में आय के समानता को कम करने में सहायक है। अब आते हैं यहां पे करों के प्रकार। करों के जो प्रकार हैं ये 2 भाग में बांटे गए हैं। एक है प्रत्यक्ष कर, एक है अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, संपत्ति कर,
अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर हो गया सेल्स टैक्स, क्या हो गया सेल्स टैक्स तो हट गया, वही बिक्री कर तो हट गया है, बिक्री कर हट गया है, तो तब जीएसटी आ गया है, बिल्कुल जीएसटी आ गया है। लेकिन एक आधी चीजें अभी जीएसटी दायरे में नहीं है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेट्रोल जीएसटी दायरे में नहीं है, अभी इस पे सेल्स टैक्स लगता है। इसके अलावा मानो एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क। देखो जब यूपी से दिल्ली कोई सामान आता है या वहां जाता है, बीच में टोल टैक्स होता है, सामान पे भी क्या चलता है, एक्साइज ड्यूटी चलती है। तो ये सब मनोरंजन का। तो प्रत्यक्ष कर वे कर है जिसे उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, भुगतान किया जाता है, जिस पर इन करों को लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर क्या वे कर जिसका भुगतान वही व्यक्ति करता है जिन्हें वह वास्तविक रूप से लगाया जाए, असली में लगाया जाए। जैसे इनकम टैक्स जिसकी इनकम है वही देगा, जिसकी संपत्ति वही देगा। जबकि अप्रत्यक्ष कर गया है वे कर इसका भुगतान वह व्यक्ति नहीं करता, इस पर करों को लगाया जाता है। इनका वास्तविक भुगतान कोई अन्य व्यक्ति करता है। अन्य व्यक्ति कैसे लगाया कंपनी पे, उन्हें प्राइस में जोड़े कस्टमर से वसूल कर रहे हैं, यही तो होता है। फिर प्रत्यक्ष कर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे टाला नहीं जा सकता, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इन करों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हस्तांतरित नहीं कर सकते। कैसे? मान लो मेरे घर पे इनकम टैक्स का नोटिस आया कि मेरे नाम पे आनंद वाजपेयी सर के नाम पे एक नोटिस आया। उसमें मैंने क्या किया, रात में उठा 2 बजे 3 बजे, मैं गया गेट खोला अपना, पड़ोसी घर में देखा कोई देख तो नहीं रहा, मैंने अपना नोटिस उसमें डाल दिया। क्या वो पे कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब मैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डाल सकता, लेकिन इन करों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे हस्तांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। कैसे? लगाया कंपनी पर 18% किया, 20% कर दिया, उन्होंने ले जी प्राइस बढ़ा दो, कस्टमर से ज्यादा लेंगे, तो कंपनी ने बढ़ाया, उन्होंने फिर से क्या करा, कस्टमर डाल दिया, तो ट्रांसफर कर दिया। इनका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है, इस पर लगाया जाता है, इनका भार किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। एग्जाम्पल, तो प्रत्यक्ष कर वे कर है, एक बार दोबारा, प्रत्यक्ष कर वे कर इसका वास्तविक भुगतान वही व्यक्ति करता है जिन पर करों को लगाया जाए। इनका वास्तविक भुगतान वह व्यक्ति नहीं करता जिस पर करों को लगाया जाता है। इनका वास्तविक भुगतान कोई अन्य व्यक्ति करता है। इनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, इन्हें किया जा सकता है। इनका वास्तविक भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है, इस पर लगाया जाता है, इनका भार किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। फिर क्या करोगे? हाँ, एग्जाम में कैसे आ रहा क्वेश्चन, आजकल क्वेश्चन जो है, जैसे इसमें वो 3-4 आइटम दे देगा, जैसे ये दे दिया, पूछेगा राष्ट्र प्राप्ति है, कौन सी पूंजी प्राप्ति है, कहां बताओ। तो आयकर क्या है? राष्ट्र प्राप्ति है जिनसे सरकार की देनदारी उत्पन्न नहीं होती है। उसी तरह से ये एक 3-4 दे देगा, मान लो आयकर दे दिया, पूछा आयकर क्या है, प्रत्यक्ष कर है अप्रत्यक्ष कर है। तो आयकर क्या? प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि इसका भुगतान वही व्यक्ति करता है जिन पे करों को वास्तविक से लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आंसर देना। फिर आता है यहाँ पे बजट के प्रकार। बजट के प्रकार, बजट के प्रकार, पहला बजट संतुलित बजट, संतुलित बजट, बैलेंस बजट। तो संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की कुल बजटीय प्राप्तियां, कुल बजटीय प्राप्तियां बराबर हो कुल बजटीय व्यय के, कुल बजटीय व्यय के बराबर हो। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की कुल बजटीय प्राप्तियां कुल बजटीय व्यय बराबर हो। 1000 करोड़ आ रहा, 1000 करोड़ खर्च हो रहा, बैलेंस। अब आता है असंतुलित बजट। ये क्या है? इसमें कुल बजटीय प्राप्तियां बराबर नहीं होती हैं कुल बजटीय व्यय के। कोई बराबर नहीं होगी इसमें। अब नहीं बराबर, इसमें दो तरह से हो सकता है, या तो हो सकता है बचत का बजट, भाई बराबर नहीं होगी, या तो ये ज्यादा होगा ये वह ज्यादा होगा, तो ये बचत का बजट, एक है घाटे का बजट। बचत का बजट, घाटे का बजट। अब बचत का बजट क्या है? इसमें कुल प्राप्तियां, कुल बजटीय प्राप्तियां ज्यादा होंगी कुल बजटीय व्यय से। तो बचत का बजट वह बजट है, बचत यानी पैसे ज्यादा, इनकम ज्यादा,
तो बचत का बजट क्या है, व्यय बजट, जिसमें सरकार की कुल बजटीय प्राप्तियां कुल बजट व्यय से अधिक हो, प्राप्तियां ज्यादा है व्यय कम है। और घाटे बजट क्या है, व्यय बजट जिसमें कुल बजटीय प्राप्तियां, घाटा है, कुल बजट प्राप्तियां ये कम होगी, व्यय ज्यादा होगा, ठीक है। अब आता है घाटे का जिक्र है, तो घाटे का बजट क्या होता है, घाटा कितने प्रकार होता है, बजटीय घाटे के प्रकार, घाटे के प्रकार। बजट में घाटा तीन तरह का होता है, एक है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या है भाई, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों का अंतर क्या है, राजस्व घाटा। देखिए जैसे प्राप्ति बताया था तो होती है राजस्व और पूंजी व्यय भी है, तो राजस्व तो प्राप्तियां लो, ये तो प्राप्तियां लो और यही व्यय लो। राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों का अंतर क्या है, राजस्व घाटा। मान लो ये 100 करोड़ है, 80 करोड़ है, क्या होगा, 80 करोड़ का घाटा। फिर राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय में टोटल घाटा। टोटल घाटा का मतलब कुल बजटीय व्यय माइनस कुल बजट प्राप्तियां। अब कुल बजटीय व्यय कैसे निकालते हैं, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, ऐसे कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। भाई राजकोषीय घाटा में राजकोषीय टोटल घाटा, राज पूरे देश का, कोषीय भंडार का घाटा। तो कुल बजटीय व्यय, कुल व्यय कैसे निकालो, इन दोनों को जोड़ करके राजस्व पूंजीगत व्यय को जोड़ दो, आ जाएगा कुल व्यय, राजस्व पूंजीगत व्यय को जोड़ दो। ऐसे बजट प्राप्ति कैसे आएगा, दोनों को जोड़, राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां, तो कुल बजटीय व्यय कुल बजटीय प्राप्तियों का अंतर क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा। तीसरा प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या भाई, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। प्राथमिक घाटा का क्या है, राजकोषीय घाटा जितना हुआ सब ब्याज जितना देना पड़ा घटा दो। सोचो कैसे, पहले मतलब बताता हूं। प्राथमिक घाटा मतलब प्राइमरी घाटा जो शुरुआत में होता है, सबसे शुरुआत में। मान लो सरकार का बजट में घाटा हुआ 100 करोड़ का, अब घाटा हुआ है तो वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, वर्ल्ड बैंक हम 10% ब्याज पे देंगे। 100 करोड़ का 10% 10 करोड़ होता है, ये ब्याज गया, क्या गया है ब्याज, 100 लिया था 10 ब्याज देंगे, कुल घाटा कितना होता है 110 करोड़। ये है राजकोषीय घाटा। समझाता हूं आराम से। सर घाटा हुआ बजट में 100 करोड़ का, अब घाटे पूरा करने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा तो कितना मांगा, उन्होंने हम 10% ब्याज देंगे, 100 का 10% 10, तो 100 लिए थे, 10 ब्याज का देना है, कुल किलो वाला किया था 110, तो कुल घाटा होता है राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटे ब्याज कितना दिया था भैया, 10 करोड़ का, लेस कर दो, राजकोषीय घाटे ब्याज हटा दो, राजकोषीय घाटे ब्याज हटा दो, कितना आ गया, प्राइमरी घाटा, प्राइमरी मेन घाटा जो स्टार्टिंग में हुआ था, ये आ गया। अब आता है यहां पे इसके अलावा फिर नेक्स्ट यहां पे बजट के उद्देश्य या बजट की आवश्यकताएं, क्या आवश्यकता है। पहला आय और व्यय, आय और व्यय का पूर्ण विवरण। बजट के माध्यम से सरकार एक वर्ष में होने वाली सभी प्राप्तियों और सभी व्यय का लेखा जोखा रखती है, उसे पूर्ण विवरण है ये। कैसे, मान लो एक परचून की दुकान है जो घर के फैमिली मेंबर चला रहे हैं, 3-4 फैमिली मेंबर है, वो कह रहे हैं ऐसा करते हैं हिसाब नहीं लगता, अकाउंट कुछ नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे आपस में सब परिवार के ही तो हैं, तो बताओ कितने दिन दुकान चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। मान लो सरकार बनी, अब सरकार बन गई, प्राइम मिनिस्टर का देखो आप सभी ने मेहनत की है चुनाव लड़ने में, अब हम अकाउंट बजट कुछ नहीं बनाएंगे, जिसको जरूरत हो अपने क्षेत्रीय विकास के लिए कितना भी निकाल सकता है, बस अगली बार हमें जीतना है। तो क्या लगता है सरकार ढंग से चल पाएगी, कंगाल हो जाएगी। तो बजट के माध्यम से सरकार क्या करती है, आय और व्यय का पूर्ण विवरण रखती है। दूसरा है आय की असमानता,
आय की असमानता में कमी। बजट एक उपयोगी टूल है, बजट एक मुख्य उपागम है, मुख्य साधन है सरकार का, जो देश में आय के समानता, अमीर और गरीब के बीच की गैप को कम करने में मदद करती है। ये अलग से क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में 4 नंबर में कि बजट किस प्रकार से आय के समानता को कम करता है। तो इसके अंदर पॉइंट बता रहा हूं, कैसे सरकार बजट से आय के समानता कम करती है। पहला, सरकार धनी वर्गों पे अधिक कर लगाती है, निर्धन वर्गों पे कम। सेकंड पॉइंट, सरकार जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ये मुफ्त देती है। नंबर 3, सरकार जो मूल आवश्यक सुविधाएं हैं जैसे गैस, पानी, बिजली, इन पे सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी बता आर्थिक सहायता देती है, कमी रखती है। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इसके अलावा सरकार निर्धन और कमजोर वर्गों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करती है, सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन, बूढ़े लोग पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, स्कूल में मिड डे मील देती है। तो इसके पॉइंट हो गए। तीसरा, पिछड़े क्षेत्रों का विकास। बजट के माध्यम से सरकार उन क्षेत्रों में निवेश करती है जो अभी तक पिछड़े रह गए हैं, ताकि सभी पूरे देश का संतुलित विकास हो सके। संसाधनों कुशलतम आवंटन। मान लो सरकार के पास इकट्ठा हुआ 1000 करोड़ रुपए, आवंटन माने बांटना। 1000 करोड़ को जो भी उपलब्ध आए हैं उन्हें इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करेगी, रेलवे में लगाएगी, कुछ सड़कों में लगाएगी, हॉस्पिटल में, कुछ गैस पे, इन सब पे, कोई बुलेट ट्रेन में, ताकि संसाधन कुशलता आवंटन हो सके और आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी को भी इसमें नोट्स चाहिए तो इसमें मुझे व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।